A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs. सो ये इस लेक्चर का सेट नंबर 37 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है. यहाँ पे अगर आप क्विक रिप्लाईज चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आपको. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप मेरे बाकी सीरीज़ भी देखना चाहते हैं विच इज़ साइंस NCERT सीरीज़ एंड हिस्ट्री NCERT सीरीज़, तो वो सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. तो इस सेट का पहला सवाल जो है हम स्टार्ट करते हैं. इस सेट का पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज रिएक्शंस एंड कंपाउंड्स आर पॉल्यूटेंट. इसमें आपको 4 रिएक्शंस नज़र आ रही हैं. 4 तरीके के आपको रिएक्शंस दिए गए हैं. उसके एंड कंपाउंड्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं. NO2, SO3, H2SO4, N2O प्लस ऑक्सीजन. तो ये आपको 4 तरीके के कंपाउंड्स आपको सामने नजर आ रहे हैं. 4 तरीके के आपको रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से, इन सब रिएक्शंस में से, और जो ये पॉल्यूटेंट्स बन रहे हैं, मतलब इसके जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या ये पॉल्यूटेंट हैं, और अगर हैं तो इसमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है, कितने इसमें पॉल्यूटेंट है. तो पहली रिएक्शन जो थी सल्फर डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, जिससे SO3 बनता है. अब आपको ये बताना है कि SO3 पॉल्यूटेंट है या नहीं. नाइट्रस ऑक्साइड की जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है दोनों में, तो NO2 बनता है. SO2 को H2O2 के साथ कंबाइन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. और NO को ओजोन के साथ जब उसका कॉम्बिनेशन होता है अपर एटमॉस्फेयर में, तब क्या हो रहा है, NO2 प्लस O3. ज़रूरी नहीं है कि ये अपर एटमॉस्फेयर में ही हो. ओजोन जो होती है हमारे ट्रोफोस्फीयर में भी प्रेजेंट होती है. ये हमने बात की थी पहले भी. स्ट्रेटोस्फीयर में भी होती है और ट्रोफोस्फीयर में भी होती है. तो जब ट्रोफोस्फीयर में होती है तब हम उसको पॉल्यूटेंट कह देते हैं. ओजोन के साथ कॉम्बिनेशन है NO का. तब आप बताइए इन चारों में से कौन कौन से पॉल्यूटेंट है. तो जब हम एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पॉल्यूटेंट्स की बात की थी, जिसमें कि मैंने आपको चार्ट दिया था, जिसमें कि हमने, देखिए, H2SO4 पॉल्यूटेंट है, दैट यू नो वेरी वेल, बिल्कुल सही है. ये NO2 पॉल्यूटेंट है, बिल्कुल सही है. NO2 और प्लस O2 ये पॉल्यूटेंट है, यस. तो अब आता है SO3, ये क्या है, ये पॉल्यूटेंट है. जी हाँ, ये भी एक तरीके का पॉल्यूटेंट है. तो इसका जवाब आएगा ये सब के सब. तो इसके ऑप्शन थे 1 ओनली, 2 3 4 ओनली, 2 3 एंड 4 ओनली, एंड ऑल द अबव. तो इसके जो आंसर आएगा ये ऑल द अबव इसका आंसर आएगा. क्योंकि जो ट्रोफोस्फेरिक पॉल्यूशन है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड एंड गैशियस पार्टिकल इन एयर. ये आप जानते हैं. तो जो गैशियस एयर पॉल्यूटेंट होते थे वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो सकते थे, नाइट्रोजन हो सकते थे, कार्बन हो सकते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन और अदर ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सबके सब जो है वो एयर पॉल्यूटेंट हो सकते हैं. तो एयर पॉल्यूटेंट के बारे में जब क्वेश्चन आता है, मतलब मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ, अदरवाइज दिस क्वेश्चन ऑल्सो, तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो एयर पॉल्यूटेंट हो सकती है. मैंने आपको बताया था कोई भी गैस जिसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी हमें प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन हमको ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, नॉट ओनली गैस, अगर कोई और चीज़ भी है, कोई और सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, उनकी जब ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा बढ़ती है तो हम उसको पॉल्यूशन कहते हैं, राइट. तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कैसे बनते हैं, SO2 प्लस O2, SO3 बन जाता है, SO2 प्लस H2O2, H2SO4 बन जाता है. तो ये दोनों रिएक्शन हमारे पास प्रेजेंट से. ऑक्साइड जो सल्फर के होते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से. जब ऐसा फ्यूल जो कि पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, गैस हो सकती है, उनकी, वो फॉसिल फ्यूल हैं सारे के सारे, जब हम उनको बर्न करते हैं, जिसके ऐसे फ्यूल जिसके अंदर सल्फर है, जब उसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो बन जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के लिए पॉल्यूशन हो सकते हैं. और ये क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपको कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में, इरिटेशन ऑफ आईज. फिर सेकेंड रिएक्शन था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये क्या थे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर थे. ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. तो जब क्या होता है, दीज गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एट नॉर्मल टेम्परेचर. देखो, नॉर्मल टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शन नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये प्रेजेंट है, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड है, मतलब ऊंचाई वाली जो जगह है जहाँ पे बिजली कड़क रही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो जो NO2 होता है इज ए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रेट आयन विच इज वॉश्ड इनटू सॉइल एंड सर्व एज अ फर्टिलाइजर. नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने जब पढ़ा था
तब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं सिर्फ वो नहीं करते, नेचर के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती थी। वो कैसे हमने पढ़ा था थ्रू लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो ये उसी की बात कर रहा है। और ये जो है एयर में वो सॉइल में आ जाता है और सॉइल में फर्टिलाइजर का काम करता है। ऑटोमोबाइल इंजन की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर पे जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है तो डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ NO के साथ और NO2 बन जाता है उस टाइम पे भी, तो ये पॉल्यूटेंट भी है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो ये सब के सब जो थे वो पॉल्यूटेंट थे। आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं स्लाइड से जब आप बाद में रिवाइज करेंगे। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात हो रही है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते थे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे जो कि इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। तो हम जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते थे जो कि अपना न्यूट्रिशन जो है सनलाइट से नहीं डिराइव कर पा रहे, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको इंसेक्ट्स को ट्रैप करना पड़ रहा है और इंसेक्ट्स की बॉडी में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उसको वो यूज करते हैं। तो उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रो इन डार्क प्लेस and hence they are not able to make their own food and hence depend on insects for their food, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, grow in nitrogen deficit soil and hence depend on the insects for need of nitrogenous nutrition, ये दूसरी स्टेटमेंट है। insectivorous plants are often carnivorous plants। तो ये बता दीजिए इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है कार्निवोरस प्लांट्स हैं, ये तो एकदम इसमें तो करेक्ट है। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट्स की बजाय एनिमल्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स भी उसमें आ गए, तो ये कार्निवोरस प्लांट्स हो गए, एकदम ठीक बात है। नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल के अंदर उगते हैं, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था। नाइट्रोजन डेफिसिट होता है तभी उनको इंसेक्ट को यूज करना पड़ता है। तो इसका और पहला स्टेटमेंट क्या था? डार्क प्लेसेस में लग रहे हैं जहां पे हम वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, सनलाइट से खुद खाना नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? नहीं। डार्क स्टेटमेंट डार्क में लगने की इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही ऐसा होता है कि ये रोशनी में भी लग रहे हैं तो भी इनको सनलाइट से खाना बनाना ही नहीं है, खाना नहीं बनाना आता इनको। इनके पास जो है और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सनलाइट से यूज ही नहीं करता। अगर आप इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट को उठा के अगर आप धूप में लगाना शुरू कर देंगे तो भी वो इंसेक्टिवोरस प्लांट ही रहेगा। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं? ग्रो इन ह्यूमिड एरियाज वेयर सफिशिएंट सनलाइट एंड मॉइस्चर इज अवेलेबल। तो मॉइस्चर, इनको सनलाइट की डेफिशिएंसी नहीं होती है। देखिए यहाँ लिखा था यहाँ पे डार्क प्लेसेस हेंस दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो आपको दिए जाते हैं तो यू टेंड टू क्लिक द ऑल ऑफ द अबव आंसर। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1, 2 और 3। 1 इसमें स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनके पास सनलाइट अवेलेबल होती है, बट उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरीके का होता है कि उनको सनलाइट को यूटिलाइज करके खाना नहीं बनाना। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और आपको और भी आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था जब डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होगी और जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में मूवमेंट होती है, उसे हमने कहा था डिफ्यूजन। तो इसके बारे में हम पूछ रहा है वो आपसे स्टेटमेंट, इट डजंट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है। इट इज हाईली सिलेक्टिव है, इट फैसिलिटेट्स अपहिल ट्रांसपोर्ट एंड इट रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। तो ये सारी बातें इसके बारे में पूछ रहा है डिफ्यूजन के बारे में। तो आप ये बताइए क्या डिफ्यूजन को एनर्जी की जरूरत होती है? क्या हमने पढ़ा था? क्या ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है? अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट अवेलेबल नहीं है फिर भी अपहिल ट्रांसपोर्ट दे रहा है। तो 3 और 4 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट इज हाईली सिलेक्टिव, क्या ये सिलेक्टिव है? इट डजंट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत होगी, देखिए एक मेम्ब्रेन होता है और एक मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन, तो ये पूछ रहा है कि इसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत इसको नहीं है।
तो डिफ्यूजन की बात हो रही है। तो इसके बारे में आप बताइए पहले, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। सोच के बताइए, क्या ये सिलेक्टिव होता है, हाईली सिलेक्टिव है? नहीं है। ये फैसिलिटेटेड अपहिल ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं। एनर्जी चाहिए इसको? नहीं। बिना एनर्जी के होता है, इसको स्पेशल प्रोटीन्स भी नहीं चाहिए, और अपहिल ट्रांसपोर्ट कभी नहीं करता डिफ्यूजन। वो फिर हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था। तो ये क्या बात हो रही है इसके अंदर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसके अंदर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की एक रीजन से दूसरे रीजन, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होगी। तो डिफ्यूजन क्या है? एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है ये। तो ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट में इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना। ओके, तो हमने डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। और इसमें क्या है, डिफ्यूजन सिंपल भी हो सकता है, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड भी हो सकता है। जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तब उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज नहीं होता। फैसिलिटेटेड, जब उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, मतलब अगर हम सेल की मेम्ब्रेन की बात कर लें तो उसके बीच में यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे होंगे बीच बीच में कहीं कहीं पे, तो अगर इनका यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिर्फ मेम्ब्रेन का यूज हो रहा है तो हम उसको सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट हाई से हाई लो की तरफ रहेगी। डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो प्रेशर के ऊपर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सब आप जो है इस स्लाइड से यू कैन रीड। वेरी गुड क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको दोबारा भी एग्जाम में मिल सकते हैं। अगला सवाल जो है वो यूपीएससी ने पूछा था, और यूपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म अमलगम्स। तो कौन सा इसमें से मेटल ऐसा है जो अमलगम्स का फॉर्मेशन नहीं करता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अमलगम का फॉर्मेशन कौन सा मेटल नहीं करता, ये इसका जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अमलगम क्या होता है। तो अमलगम के बारे में जब हम केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी का सवाल है अगेन, अभी तक के सारे सवाल जो थे एनसीईआरटी से ही थे। तो अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब हमने बात किया था अमलगम्स के बारे में। तो अमलगम्स जो थे वो स्पेशल तरीके के मेटल के अलॉय होते थे जिसके अंदर मरकरी के साथ वो कंबाइन होते थे। जब एक मेटल का कॉम्बिनेशन होता है मरकरी के साथ तो हम उसको अमलगम कहते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी व्हाट इज अमलगम। अमलगम जिसमें एक कंपोनेंट जो होगा वो मरकरी जरूर से होगा, ठीक है, पहली तो यही बात है। अब बताओ मरकरी से कौन कौन कंबाइन हो सकता है? जिंक कंबाइन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। कौन हो सकता है मतलब कौन नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। डज नॉट, कौन नहीं हो सकता। तो क्या आपने कभी अपने आयरन का अमलगम देखा है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक का तो आपको मिलेगा, आयरन का नहीं मिलेगा। तो डी है इसका राइट आंसर। तो अमलगम क्या है? इट्स एन अलॉय ऑफ मरकरी, जिसमें कि दूसरा जो मेटल होगा मरकरी के साथ मेटल मरकरी कॉम्बिनेशन होता है ये। तो जनरली ऑल मेटल्स कैन फॉर्म अमलगम विद मरकरी। सारे मेटल्स फॉर्म कर रहे हैं बट सम आर एक्सेप्शंस, जिसमें क्या क्या आएंगे? आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टन, टेंटेलम, ये सारे वो मेटल्स हैं जो कि अमलगम नहीं बनाते, जो मरकरी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। तो ये जो होते हैं, मैंने आपको हमेशा जब भी मैं क्लास में पढ़ा रही थी आपको साइंस की एनसीईआरटी क्लास में, तो मैं आपको हमेशा बताती थी एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको जरूर से याद रखने हैं। नॉर्मल कोर्स में किस तरीके से मेटल जो है बिहेव करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बट उस नॉर्मल कोर्स में हमेशा आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो मैंने आपको कहा था अगर आप नॉर्मल कोर्स चाहे भूल सकते हैं लेकिन आप एक्सेप्शंस को नहीं भूल सकते। एक्सेप्शंस यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ से आपको ये एक्सेप्शंस भी जरूर लर्न कर लेने हैं। आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टन, टेंटेलम, इस टाइप के जो मेटल होते हैं वो अलॉय नहीं बना रहे। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर वो भी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। उसमें आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है मदर के यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर बहुत सारी अलग अलग लेयर्स बनी होती हैं। तो उसमें से अलग अलग लेयर्स होती हैं। मान लीजिए ये फीटस है, ये यूट्रस है, तो यूट्रस की काफ़ी सारी लाइनिंग होती है, काफ़ी सारी। तो वो जो अलग अलग लाइनिंग्स होती हैं वो इसलिए बनी होती है ताकि जो अंदर फीटस है, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, नया बच्चा जो है, उसको वो प्रोटेक्शन दे पाए। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी लेयर है जो कि आपको डेसिकेशन से प्रिवेंट करती है एम्ब्रियो को। डेसिकेशन क्या होता है? मतलब उसका जो, जैसे कि किशमिश है वो डेसिकेटेड होती है ना, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। अगर आप किशमिश को पानी में डालेंगे तो वो फिर से फ्लैसिड फॉर्म में आ जाएगी।
तो डेसिकेशन होता है उसका फ्लूइड जो है वो निकल ना जाए। तो कौन सी मेम्ब्रेन है? एमनियन है, एलेंटोसिस है, कोरियन है या योक सैक है? तो अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। कौन दे पाएगा इसका जवाब? इसका जवाब सिर्फ वही दे पाएंगे जिन्होंने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर उनको पता है, जिन्होंने एटलीस्ट इन मेम्ब्रेन्स के बारे में पता है उनको। तो सीधा सीधा मैंने बता दिया कि उसी को जवाब पता रहेगा जिसको एम्ब्रियो की लेयर्स के बारे में पता है। अगर आपको लेयर्स के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सवाल। तो उसमें से देखिए, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो भी नहीं हो रहा ये सवाल सॉल्व। योक सैक को अगर आप हटा देते हैं, योक सैक जो है आपको डेसिकेशन से प्रिवेंट नहीं करता, कोई बाहर वाली मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो योक सैक तो नहीं होगा, इसके अंदर से हटाओ। बट एमनियन, एलेंटोसिस एंड कोरियन, इसके अंदर से कौन सा होगा ये आपको समझना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी द आंसर। हम लोग जो है सीधा इसको पढ़ लेते हैं और इसको याद रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो ए है, एमनियन। तो एमनियन ये देखिए, ये अगर एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ये वाली पहली लेयर है ये एमनियन है, फिर उसके बाहर जो है यहाँ पे एलेंटोसिस है, फिर उसके बाहर जो है कोरियन है। अंदर एमनियन, फिर एलेंटोसिस, फिर कोरियन एंड योक सैक जो है ये योक, जैसे कि आप एग जब खाते हैं उसके अंदर जो एग योक होता है वो, तो ये योक सैक है, वो अंदर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा योक सैक के अंदर। बट एमनियन पहली लेयर, फिर एलेंटोसिस सेकेंड लेयर एंड फिर कोरियन थर्ड लेयर, ये आपको पता होना चाहिए। एमनियन, एलेंटोसिस एंड कोरियन, ये इसकी लेयर्स के नाम है, योक सैक अंदर रहेगा। तो जो एमनियन होती है, फर्स्ट लेयर जो होती है, एमनियन और कोरियन क्या होते हैं? ये आर कंपोज्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक सोमेटोप्ल्यूर जो होती है उससे बने होते हैं। एमनियन जो होती है थिन है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, तो पहली लेयर है एमनियन थिन लेकिन ट्रांसपेरेंट। तो जो एमनियन होती है ये फ्लूइड फिल्ड सेक सराउंडिंग द एम्ब्रियो है, ये डेसिकेशन से प्रिवेंट करती है। तो एमनियन का फंक्शन क्या होता है? डेसिकेशन से प्रिवेंट करना एम्ब्रियो को। तो इसका कोई इलाज नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता ही करना पड़ेगा। एमनियन होती है पहली लेयर, दूसरी एलेंटोसिस होती है, तीसरी कोरियन होती है। एमनियन का फंक्शन होता है डेसिकेशन से प्रिवेंट करना। एलेंटोसिस का क्या फंक्शन होता है? एलेंटोसिस एंड योक सैक बोथ मेम्ब्रेन्स कंप्राइजेस ऑफ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक एंडोडर्म। इसका काम क्या होता है? एलेंटोसिस स्टोर्स द यूरिनरी वेस्ट, सपोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये सारा इसका काम होता है। यूरिनरी वेस्ट को, जो फीटस जो बड़ा हो रहा है उसका जो वेस्ट है उसको वो एलेंटोसिस जो है वो उसको स्टोर करके रखती है। फिर होती है कोरियन। कोरियन अंदर वाली, सबसे बाहर वाली, तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है? एम्ब्रियो को इम्यून रिस्पॉन्स, जो मदर का इम्यून रिस्पॉन्स है, कि मदर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एम्ब्रियो को किल ना कर दे, तो उसको प्रिवेंट करता है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो डेसिकेशन से प्रिवेंट कौन कर रहा है? एमनियन। एलेंटोसिस क्या कर रहा है? वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर रहा है। और कोरियन क्या कर रहा है? कोरियन जो है वो मदर के इम्यून सिस्टम से फीटस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और योक सैक क्या है? योक सैक जो है योक को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है। इसमें क्या है? एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को बाहर से सराउंड करता है योक सैक। ओके, तो ये चार तरीके की हमने मेम्ब्रेन्स देख ली। तो एमनियन, एलेंटोसिस, कोरियन और अंदर जो था योक को सराउंड करने वाला योक सैक था। सो दिस यू हैव टू लर्न ओनली। इसका हमारे पास कोई लॉजिकल, ये मेरे पास आपका कोई लॉजिक देने के लिए नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। इस लेयर का नाम ये है, 3-4 लेयर्स है, उसको आप लर्न कर लीजिए। ये डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे एमनियन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, फिर यहाँ पे आउटर मोस्ट जो है यहाँ पे देखिए कोरियन है, एलेंटोसिस इधर है, एमनियन, एलेंटोसिस, कोरियन, ये कोरियन। तो ये सब आप देख लीजिए, राइट। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 6 जो है इसमें आपसे पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ऑफ द 4 लैंडमार्क्स इन मेडिकल हिस्ट्री, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गिवन बिलो विच वन वाज द फर्स्ट टू टेक प्लेस। सबसे पहले जो है ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले क्या किया था? ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, बाईपास सर्जरी की, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया या प्लास्टिक सर्जरी की? ये इसका जवाब आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, आसान सवाल है। तो सबसे पहले क्या आया? ऑर्गन डोनेशन वाला, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट, एक ऑर्गन निकाल के दूसरे में पेशेंट में डाल देना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आया, आंख निकाल के दूसरे पेशेंट को डोनेट कर दी, या बाईपास सर्जरी आई जो हार्ट में करते हैं हम, टेस्ट ट्यूब बेबीज आए, या फिर प्लास्टिक सर्जरी आई। तो यस, यू आर राइट, इसका जो जवाब है वो है प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी तो सबसे पहले आई थी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी जो है हमारी संहिता, जो हमारे वेदास में जो हम पढ़ते हैं अलग अलग बुक्स, उसके अंदर भी मेंशन है। सुश्रुत जो है ना, सुश्रुत संहिता जो हमारी है, उसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी मेंशन है, जो कब लिखी गई थी? अराउंड 600 BC के आसपास जो है
उसे लिखा गया था, उसके अंदर भी मेंशन है। तो प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले की गई थी और उसके बाद जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है सब रीसेंट है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सबसे पहले 1959 में किया गया, बाईपास सर्जरी 1960 में हुई, टेस्ट ट्यूब बेबी है 1978 में आता है, जोसेफ ई मुरे ने किया था ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन, लुई जो, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ सकते हैं। बाईपास सर्जरी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी रीसेंट है। फिर आपको सवाल नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द 1994 हर कैपेबिलिटीज टू। 1994 में हमने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। पुराना सवाल है, अब इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह गया, बट ये इस सवाल को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस तरीके की जो एडवांस टेक्नोलॉजी होते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जो है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सारे एग्जाम्स को पूछना पसंद है, तो इसको आप उस तरीके से ले सकते हैं। तो पहला इसमें पूछा गया है कि डिज़ाइन एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम बनाया गया था 1994 में। बिल्ड सैटेलाइट्स, उस टाइम सैटेलाइट बनाए गए थे। बिल्ड स्टील्थ मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो चुपके चुपके काम करती थी, वो बनाई गई थी। या लॉन्च जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का लॉन्च किया गया था। तो जो लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं उनको इसका जवाब पता होगा कि 1994 में क्या लैंडमार्क हमने डेवलपमेंट किया था। तो इसका जवाब डी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हमने लॉन्च किया था। तो इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट क्या किया था, कैपेबिलिटी टू लॉन्च जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमारे पास 1994 में हमने डेवलप कर लिया था। अब सोचिए कितने साल पहले की बात हो रही है। मतलब देखिए बड़ी आयरनी है ये ना इंडिया के केस में, स्पेशली इंडिया के केस में बहुत ज़्यादा आयरनिकल है ये चीज़ें। एक तरफ तो हमारे देश में ही ऐसे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप देखेंगे केबीके ट्रायंगल बना हुआ है ना, जो उसमें उड़ीसा के कुछ जगह आते हैं ना, वो बना हुआ है। मतलब आई एम जस्ट अवॉइड टेकिंग नेम ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन मतलब आप देखिए कि आप ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा। मतलब लोगों को प्रॉपर फूड, दाल रोटी प्रोवाइड करना इज़ अ बिग चैलेंज इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स। वहीं पे वही सेम इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहा है। मतलब 94 में हम जो है सैटेलाइट लॉन्च कर पा रहे हैं, जियो स्टेशनरी। सो दिस इज़ आयरनिकल, यू नो, एक तरफ जो है आप अपनी ही पॉपुलेशन को हम प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हम कर रहे हैं। सो देयर इज़ यू नो मिसमैनेजमेंट, बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। थिंकिंग का टॉपिक है, सोचिए इसके बारे में, ज़रूर से सोचिएगा कि आयरनिकली इतना पोजीशन कैसे है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 8 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उस वो भी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया था अमंग दैम व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू। फ्यूल वैल्यू क्या होता है, मतलब कि कोई एक फ्यूल है, उसका अगर हम ग्राम्स में अगर हम उसको मेजर करते हैं कि भाई 1 ग्राम फ्यूल जो है हमें कितनी एनर्जी देगा, वो उसकी फ्यूल वैल्यू होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किसकी हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी देता है, चारकोल सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, नेचुरल गैस देती है, या गैसोलीन देता है। ये आपसे पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ऐसे इस सवाल में लॉजिक भी लगा लेंगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। दूसरी तरफ हमने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, जब हम एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे तब मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया था। तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे, आप देखिए जो हमारे अर्थ के ऊपर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। सन के अंदर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था, सन के अंदर जो हो रहा है फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज हो रहा है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज होता जा रहा है। तो वहाँ पे क्या फ्यूल यूज हो रहा है, हाइड्रोजन। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसमें से सबसे ज़्यादा, अगर आपको पता नहीं है तो भी, तो इसका जवाब हाइड्रोजन ही है। इस सारे फ्यूल में से जो हाइड्रोजन है उसकी हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू है 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम का जो हाइड्रोजन है वो 150 किलो जूल एनर्जी देता है, राइट। अगर आप बात करते हैं अदर फ्यूल्स की, तो इसमें नेचुरल गैस जो होती है 55 किलो जूल पर ग्राम देती है, गैसोलिन 43 देता है, चारकोल 33 देता है। तो अगर हम हाइड्रोजन के बाद की बात करते हैं तो नेचुरल गैस देता है। मतलब इस कॉम्बिनेशन में, इस वाले क्वेश्चन में जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसकी बात हो रही है। तो हाइड्रोजन जो है वो इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी का सवाल है अगेन, अभी तक सारे सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं।
पहली स्टेटमेंट थी कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डिस्कवर किया था सेल्स के बारे में। तो ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ये सारी की सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने डिस्कवर किया सेल किसने डिस्कवर किया? दीज आर द मतलब वेरी एडवांस एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ना, सेल की सबसे पहले खोज हो रही है, कोशिका वाली सेल है ये। लियोनहॉक जो है उसने डिस्कवर किया था फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। पहले किसी ने किया, फिर दोबारा किसी और ने किया, पूछा जा रहा है कौन कौन से सही है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, और परकिंजे ने सजेस्ट किया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन कौन से सही है। अब आप याद करने की कोशिश करो, जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था, आप हमेशा पढ़ेंगे कि कुछ कुछ जो है बड़ी लैंडमार्क डिस्कवरी हैं, तीनों की तीनों तो बहुत ज़्यादा लैंडमार्क डिस्कवरी हैं। अगर आप उसमें से याद होगा आपको, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो थी डेड सेल्स को देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया सेल को। फिर लियोनहॉक ने क्या किया, उसको लिविंग सेल को देखा सबसे पहली बार, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। उन्होंने कहा जो सेल सिर्फ सेल नहीं है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। व्हाट अबाउट फोर्थ स्टेटमेंट? परकिंजे जो है उसने सजेस्ट किया सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो बात है ये परकिंजे ने नहीं सजेस्ट की, किसी और ने की है, तो यही इसमें से गलत है। अब आप सोचेंगे कि इनको हम कैसे याद रखें, तो इस तरीके के सवालों को याद रखने का ये है, परकिंजे कैसे याद रखें। अब परकिंजे तो बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, जो मतलब मेडिकल के स्टूडेंट है उनको भी नहीं पता होगा कि परकिंजे ने प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में बताया है कि नहीं, बट हाँ लॉजिकली एलिमिनेट हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसका सबसे सही तरीका सिर्फ इतना ही है कि एनसीईआरटी के अंदर जितने डिस्कवरीज आपको दिए गए हैं, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन किसने किया, प्रोटॉन किसने किया, न्यूक्लियस किसने किया, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, फिर बायो के बारे में न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ऐसी चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है उनको आप अलग से ज़रूर लिख लिया करें। मैं जब भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ तो मैंने तो आपको चार्ट बना के हमेशा दिए हैं, बट आपको जब भी ऐसा एनकाउंटर करते हैं, हर कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में कुछ भी आ रहा है उसमें आप बना रहे हैं, बट कम से कम ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों को ज़रूर रखना पड़ेगा। देयर इज़ नो एस्केप। तो इसका जवाब जो है 1, 2 एंड 3 है, इसका जवाब डी। जो वर्चो है उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया था कि सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो वही ऑप्शन डी गलत है। आखिरी सवाल जो है इस सेट का वो यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर हैवी वाटर भी यूज किया जाता है। हैवी वाटर क्या होता था, जिसके अंदर ड्यूटेरियम यूज किया जाता था, हाइड्रोजन का फर्स्ट जो प्रोटियम की जगह पे ड्यूटेरियम यूज किया जाता था। अब प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम 3 तरीके के आइसोटोप्स होते थे हाइड्रोजन के, तब मैंने आपको बताया था उन तीनों का अलग अलग यूज किया था। प्रोटियम जिसके अंदर 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम जो है जिसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम जो है जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और तीनों के तीनों के अंदर प्रोटॉन कितना है, 1। प्रोटॉन सेम रहेगा, वही होता है आइसोटोप जिसके अंदर प्रोटॉन सेम रहता है, और डिफरेंस कहाँ पे होता है, डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन के लेवल पर। तो अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके अंदर सारे तीनों आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन तो सेम रहता है 1, बट डिफरेंस कहाँ पे होगा, न्यूट्रॉन के केस में, एक में 0, एक में 1, एक में 2। तो अभी आपसे पूछ रहा है जो हैवी वाटर होता है, जो ड्यूटेरियम वाला वाटर है, उसका यूज जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में किस लिए यूज किया जाता है? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, कूल डाउन द रिएक्टर एंड स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टॉप करने के लिए तो यूज कर नहीं रहे हम, ये तो बिल्कुल ही हटा दो। अब इनमें से कोई ना कोई काम होता है। अगर अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा है, अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर हमें कूलेंट की यूज करना पड़ेगा कूल डाउन करने के लिए रिएक्टर को। न्यूट्रॉन्स की स्पीड को हमने मॉनिटर करना होता है, तो बढ़ानी होती है तो घटानी होती है। न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, जब भी न्यूक्लियस जो होता है, एक एटम जो है 2 पार्ट्स में टूटता है, न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, तो उसकी स्पीड जो है हमें उसको रेगुलेट करना है। तो अब ये बताइए सोच के कि क्या हो सकता है, हैवी वाटर का यूज हो रहा है। अब वाटर का नाम सुन के आप सोच सकते हैं कूल डाउन कर सकते हैं रिएक्टर को, तो वो करेक्ट जवाब नहीं है। जब भी हमें ये करना होता है तो हमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ता है ताकि हम कंट्रोल्ड रिएक्शन कर पाए। तो दिस इज द राइट आंसर। हैवी वाटर जो है वो मॉडरेटर का काम करता है, मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर का मतलब क्या है, स्लो डाउन द न्यूट्रियॉन्स, मॉडरेट कर देगा बीइंग डायरेक्टेड टू द फिजनेबल मटेरियल, मतलब कि उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करेगा न्यूट्रॉन्स की स्पीड को। अगर हम बात करें रिएक्टर में हैवी वाटर जो है वो किस लिए यूज हो रहा है, मॉडरेटर की तरह। और क्या क्या यूज होता है, और उसके अंदर कूलेंट यूज होता है उसको कूल करने के लिए। कैडमियम की रॉड जो होती है वो किस लिए यूज होती है, टू इंक्रीज और स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टॉप और स्टार्ट करने के लिए होती है कैडमियम।
उसके लिए कैडमियम का यूज होता है, एक अलग से कूलेंट होता है, वो कूलेंट का काम करता है। हैवी वाटर जो है उसमें मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना। सो दिस वाज द सेट नंबर 37। तो ये 37 नंबर सेट जो था, इसमें हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमने इसमें सॉल्व किया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा और आपकी ढेर सारी लर्निंग हुई होगी। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।